हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है लगभग 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज का एकदम हॉट टॉपिक जिसने बाजार में मतलब लिटरली भूकंप ला के रख दिया, एंड वो है आरबीआई। यस, आरबीआई की अगर हम लोग बात करें, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। पूरा अभी तक का सिनेरियो क्या है वो भी आप लोगों को पता चल चुका है। आरबीआई ने कहा है भाई, जिसको लोन लेना है आप बिंदास यहाँ पे लोन ले सकते हो। सिर्फ लोन देने वाली कंपनी ने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी चाहिए। सिर्फ सामने वाले को बताना है कि भाई कोई हिडन चार्जेस अगर रहेगा, प्रोसेसिंग चार्जेस रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस अगर रहेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा फीस रहेगी, सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ जो यहाँ पे हम लोग को फैक्ट शीट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके ज़रिए यहाँ पे सामने वाले लोन लेने वाले को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ही एक सारी खबरें यहाँ पे सामने आ गई, उसके बाद तो कैसे बैंक्स एनबीएफसी के स्टॉक गिरे, ये अलग से बात बताने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। डन दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा गया अलग अलग जिनके पास जो स्टॉक है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास एचडीएफसी बैंक हो सकता है या फिर होगा। तो एचडीएफसी बैंक का अभी आगे क्या होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इसका भवितव्य क्या है। आईसीआईसीआई बैंक का क्या होगा, कोटक बैंक का क्या हो गया, यस बैंक का क्या होगा। सिर्फ बैंक नहीं, एनबीएफसी की भी अगर हम लोग बात करें तो बजाज फाइनेंस तो 2% गिर गया। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इन कंपनीज का भी होगा क्या भविष्य में, क्योंकि ये जो खबर हम लोग को देखने को मिली है उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। तो दोस्तों, इम्पैक्ट तो पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। आप चार्ट पैटर्न के ऊपर इजीली चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। बट क्या इसका अर्थ यह है कि क्या कंपनियां बर्बाद हो गई? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है स्ट्रेट अवे नो। एंड क्या इस चीज़ के चलते हम लोगों ने डरना चाहिए? तो उस सवाल का भी जवाब है नो। आप बोलोगे ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आपको कई बार ये चीज़ें बताई है कि कोई भी अगर इवेंट होता है जिसके चलते स्टॉक गिरता है, तो उसके पीछे का रीज़न आइडेंटिफाई करना है कि वो रीज़न क्या है। वो तो आपको पता चल गया। एंड सेकेंड चीज़ चेक करनी है कि वो रीज़न इंटरनल रीज़न है कि एक्सटर्नल रीज़न है। ठीक है, अगर वो रीज़न इंटरनल रीज़न है तो फिर हम लोगों ने बहुत अलर्ट होना चाहिए। इंटरनल रीज़न मतलब क्या, कि भाई जितने भी कंपनियां, मान लीजिए 50 कंपनियां फाइनेंस से रिलेटेड, बट आपके एक ही कंपनी में लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल ले लो भाई पेटीएम का। उसमें कुछ तो इंटरनल रीज़न है जो कि हर किसी को पता है कि भाई उन्होंने केवाईसी से रिलेटेड प्रॉपरली कंप्लायंसेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। क्या वो बाकी कंपनी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है? बिल्कुल भी नहीं। हर कोई कंपनी अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। तो इंटरनल इशू रहने वाले कंपनी से हम लोगों ने हमेशा सावधान रहना चाहिए, या फिर डिसीजन लेना चाहिए कि भाई ये इंटरनल इशू कितना बड़ा है, क्या कंपनी का बिजनेस ही पूरी तरीके से कोई ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली हम लोग को कॉल लेना पड़ता है भाई, कि रहना है कि नहीं रहना है करके। बट ये वाला जो इवेंट देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये कोई इंटरनल रीज़न नहीं है, इंटरनल इवेंट नहीं है, ये प्योर एक्सटर्नल रीज़न है, एक्सटर्नल इशू है, एक्सटर्नल इवेंट है। एक्सटर्नल मतलब क्या, कि भाई आरबीआई ने जो चीज़ यहाँ पे बोली है कि भाई लोन देने वाली जो भी कंपनियां हैं, अब बस ट्रांसपेरेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। सब कुछ एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट सामने वाले को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसी बात नहीं कि एचडीएफसी बैंक के ऊपर लागू होगा बट आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर नहीं। बजाज फाइनेंस को फॉलो करना पड़ेगा बट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, सबको फॉलो करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं एक्सटर्नल इशू। और ये इस प्रकार की चीज़ें बहुत अच्छी होती है। मतलब गिरेगा तो एंटायर बाजार गिरेगा, एंटायर सेक्टर गिरेगा, एंटायर शेयर्स गिरेंगे, तो रिकवरी भी सबकी एक साथ हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी कोविड का सिनेरियो पकड़ लीजिए। क्या कोविड के वक्त भी क्या कोई इंटरनल इशू था? नहीं, एक्सटर्नल इशू था। सबके लिए समान अवस्था थी, इसीलिए गिरे सब कुछ एक साथ, बट कमबैक भी सबने एक साथ किया। इसीलिए एक्सटर्नल इश्यूज़ के चलते हम लोगों ने ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती। इसका अर्थ ये नहीं कि एक्सटर्नल इशू है तो मतलब सीधा निगलेक्ट ही कर दो। नहीं, चेक करो भाई कि ऐसा तो नहीं कि पूरा सेक्टर ही तबाह हो जाए करके। ये कोई सेक्टर तबाह होने वाली बात नहीं। सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि भाई ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखो। इस चीज़ के चलते जो अदर इनकम बैंक्स कमाया करते थे, एनबीएफसी कमाया करती थी, ठीक है, या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कमाया करते थे, वो हम लोगों को सिग्निफिकेंटली लो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। बट जैसे कि आपको कहा कि अगर ए कंपनी का मार्जिन अगर कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है इस चीज़ के चलते, तो बी कंपनी का भी होगा, सी का भी होगा, डी का भी होगा, एक्स वाई जेड हर किसी का होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल इशू है। ये कोई सिलेक्टिवली किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों को समझ में आना चाहिए। मतलब क्या है कि इस चीज़ के चलते अगर आप डर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। एंड इस चीज़ के चलते अगर आप ये कॉल लेने की विचार कर रहे थे, कॉल लेना मतलब डिसीजन लेने की मैं बात कर रहा हूँ, कोई कॉल पुट मतलब एफएनओ की बात नहीं हो रही है, कि ये डिसीजन लेने का आप विचार कर रहे थे कि क्या मैं इनमें से एग्जिट हो जाऊँ, तो कोई सेंस की बात बनती नहीं है, बिकॉज ये प्योर एक्सटर्नल इशू है। हाँ, इंटरनल अगर होता किसी स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड, फिर आपको वो डिसीजन लेना आना चाहिए कि भाई कि क्या करना है करके।
ठीक है। सो यहाँ पे तो मैं इतना कह सकता हूँ, आपको कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिचुएशन हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती है, इनफैक्ट अच्छे कंपनी में गिरावट अच्छी होती है, वरना हम लोग को स्टॉक नीचे कैसे मिलेंगे। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ सिखाई है। अच्छे कंपनियाँ थोड़ी ना खुद से गिरती है, ऐसा कुछ तो ड्रामा चाहिए बाजार में, ठीक है। बट वो ड्रामा मैनेजेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई पूरी धज्जा ही उड़ा दे करके। सो ये मैनेजेबल ड्रामा है, इसका कोई ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। 1-2 दिन उसके बाद सब कुछ बैक टू नॉर्मल लाइफ, ठीक है। सो आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ स्टॉक्स के ऊपर, लाइक आरती इंडस्ट्री। सो आरती इंडस्ट्री की बात करें, केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी, अच्छी कंपनी। आज के दिन तो 4.5% वापस गिर गया। केमिकल सेक्टर्स की तो धज्जियां उड़ चुकी है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। केमिकल सेक्टर में भी जो गिरावट है वो भी एक्सटर्नल इशू है। हर कोई केमिकल कंपनियां देखोगे, सबके चार्ट पैटर्न स्टेज 3 में चल रहे हैं, ऐसा 1, 2 एंड 3, मतलब ऐसे टॉप लेवल से हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एनीवेज आरती इंडस्ट्री की बात करें, केमिकल कंपनी के जो भी नंबर सामने आ रहे हैं, कैसे आए नंबर, नेट प्रॉफिट तो है बट डिक्लाइन हो गया लगभग 9.25%। सो प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला, बट स्टिल मार्केट माइट भी इस नंबर को अच्छा शायद से मान भी सकता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मार्केट का अनुमान शॉर्ट टर्म का ये था कि भाई ये तो 10% से नीचे खराब मतलब प्रॉफिट गिरेगा करके, बट चले 10% तो नहीं गिरा, 9-9.25% ही गिरा है। तो उस नज़रिए से अगर शॉर्ट टर्म वाले अगर देखते हैं तो आरती इंडस्ट्री के नंबर भी हम लोग इस वक्त के कह सकते हैं ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। रिएक्शन कल के दिन पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेंड। ट्रेंड ने तो धूम धड़ाकेदार ही परफॉर्मेंस दिखा दिया। बिजनेस आपका सॉलिड यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। एक ज़माने में ट्रेंड का अगर आप पी देखोगे तो 4-4 डिजिट में चलता था, 1000 पे चलता था। अभी का अगर आप पी देखोगे तो 200 के रेंज में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 100-200 चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसा कैसे नीचे आ गया? ऑब्वियसली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, कंपनी का ईपीएस बढ़ गया। ईपीएस बढ़ गया तो आपका पी नीचे आएगा। तो आज देख सकते पी नीचे आ गया। तो इसलिए कंपनी का लगातार जो बिजनेस है अच्छा चल रहा है, रेवेन्यू अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, तो ये पी भी ज़्यादा टिकने वाला है नहीं, ये भी नीचे आ जाएगा। शायद से देखा गया तो जिस प्रकार से ट्रेंड परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर उसका ट्रेंड का ट्रेंड ही अगर ऐसा चलता रहा प्रॉफिट के हिसाब से, देन माइट बी पी डबल डिजिट में भी भविष्य में आ सकता है। एंड ज़ूडियो ने काफ़ी मदद की है ट्रेंड का बिजनेस बड़ा बनाने के लिए। कल के दिन में तो ज़बरदस्त धमाका हुआ था, आज के दिन भी आप देख सकते हो कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को ट्रेंड लिमिटेड में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और हम कह सकते हैं ये भी एक टाटा की कंपनी है जो कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप के परे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। पिछला साल और ये वाला साल टाटा ग्रुप के लिए एकदम धमाकेदार रहा है। इतने सारे कंपनी ने टाटा ग्रुप के 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार किया है कि क्या ही बताओ आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो KPIT टेक्नोलॉजी लगातार तेज़ी बनी हुई है। जिस प्रकार नंबर्स एक ऐसी चीज़ थी जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट लेकर बैठा हुआ था। हाँ, नंबर अगर इनके खराब आ जाते ना दोस्तों, लिटरली जैसा ये रोज़ भाग रहा है ना वैसा ये रोज़ नीचे चला जाता। इतना हैमरिंग होने वाला था इस स्टॉक के ऊपर, सब लोग रेडी ही थे। बट कंपनी ने नंबर्स तो दिखाई दिए, जैसे मैंने बोल रहा था कि भाई 200 स्कोर करेगा, इसने तो 230 स्कोर कर दिया। ऐसा ज़बरदस्त बैट्समैन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और उसके बाद लगातार स्टॉक का जब से नंबर आए हैं, आप इजीली चेक कर सकते हो, स्टॉक एक तरफा तेज़ी दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। डेली बेसिस के हिसाब से हायर हाई तोड़ते ही यहाँ पे जा रहा है। सो जैसे मैंने हमेशा कहा है भाई कि आप लोगों को कोई चीज़ सिखाई है कि तेज़ी मंदी भाई हमारे तो हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में एक ही है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए। आज तेज़ी दिखा रहा है, कभी तो भाई बुरे दिन भी देखने पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आज ही एक ही दिन पे यहाँ पे जाके 5 साल में 1500% रिटर्न दिया है। बीच में यही कंपनी अगर आप चेक करोगे तो 40% भी क्रैश हुआ था। अगर मैं प्रॉपरली कैलकुलेट कर लूँ, ये तो अभी रफली दिखा रहा हूँ आपको, 34 नज़र आ रहा है, आप प्रॉपरली कैलकुलेट करो आपको 40% डाउन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की भाई गिरावटें होती है। अभी वो गिरावटें अगेन जैसे मैंने पहले टॉपिक को कवर किया वैसे ही करना चाहूँगा कि चेक करना होता है भाई इंटरनली कि एक्सटर्नल है, ठीक है। कोई अगर इंटरनल इशू नहीं है देन स्टे करना आना चाहिए, ठीक है। जो मार्केट में गिरावट में होल्ड नहीं कर सकता वो मार्केट में बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि सब कोई भी स्टॉक ऐसा रॉकेट की तरह आपको ऊपर नहीं जाते हुए देखने को मिलेगा। इसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। जब KPIT स्टार्ट भी होता 60-70% तो ऐसे ही गिरा था, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं प्रॉपरली अगर दिखा दूँ तो आपको मिल जाएगा, ये देखिए 60-65% ऐसे बहुत सारी गिरावटें आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही नहीं पहुँचते स्टॉक यहाँ पे। सो जो यहाँ पे ऐसे गिरावट में फ्रस्ट्रेट हो जाते, पागल हो जाते हैं, नहीं होल्ड कर सकते। और इसके पीछे का रीज़न एक ही होता है, बिजनेस की समझ होना, ठीक है। जिसको बिजनेस की समझ नहीं है एंड स्टॉक भाग रहे वो तब तक तो एंजॉय करते रहेंगे। जिस दिन स्टॉक गिरा और जिसको बिजनेस की कोई समझ नहीं है वो तो यहाँ वहाँ पे कमेंट पे शुरू हो जाएंगे, क्या करे, अरे ये तो रोज़ गिर रहा है, गड़बड़ है, ये है वो है। अरे ऐसा नहीं है, चेक कीजिए ना उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या बिजनेस में कोई दिक्कत हुई है, क्या नहीं हुई, तो बने रहिए, ये चलता रहता है। किसी ने तो थोड़ा बहुत माल बेचा होगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। टाटा टेक की बात करें तो इतना तेज़ नहीं भाग रहा है जितना कि KPIT टेक भाग रहा है, बट ये भी कमाल की कंपनी है। अभी जिसको 1400 पे जिसने ब्लाइंडली खरीदा होगा उसके लिए तो 1100 थोड़ा बहुत और नीचे आ गया तो
प्रॉब्लम ही हो जाएगी। अब जिसके पास ये कंपनी बिजनेस वाइज के हिसाब से उसने खरीदी होगी, बिजनेस वाइज के हिसाब से उसको पता है लंबी अवधि में ये भी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा पावर। यस, टाटा पावर तो भाई पावरफुल परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 400 का लेवल, पहले तो लोग 200 के लेवल पर महंगा महंगा कहते थे कि 200 होना कि चाहिए कि नहीं, फिर 300, और 300 से तो 400 कब आ गया पता ही नहीं चला। यही खूबी होती है दोस्तों, जब तेज़ी आती है ना आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे। अभी 400 पे भी लोगों को महंगा लगेगा, फिर वो अभी इंतज़ार करेंगे कि सर क्या है ये मैं 390 पे खरीदो। अरे 10-20 रुपये के लिए देखते हो तुम लोग, सामने से स्टॉक हज़ार का हो जाता है। ये 10-20 रुपये वाली मेंटालिटी छोड़ दो। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, 2 रुपया बचाने जाते हो 10 रुपये का नुकसान करके आ जाते हो। अगर आपको जेन्युइनली अच्छा है, वो लगता है वो स्टॉक, तो उसमें जाना होता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या लगते हैं आपको, ऐसे 2-3 रुपये के लिए रुकते हुए देखने को मिल जाते हैं। अगर स्टॉक पसंद आ गया, बिजनेस अच्छा लगा, पता है टारगेट बहुत लंबा रहने वाला है, हर किसी के अपने अपनी स्टडी के हिसाब से जाकर सीधा मार्केट लेवल पे उठा कर लेके आते हैं। वो 2-3 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है। आप देख सकते हो स्टॉक साल भर में ही डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और 300 का ये जर्नी देखिए, 300 से लेके 400 कितना कम समय में हुआ है, और ये 200 से लेके 300 की जर्नी देखिए कितना पका दिया। ठीक है, तो ये जिसको पकना आ गया ना दोस्तों भाई, वो बाजार में टिक गया। बाकी की तो भाई हम कुछ बातचीत कर ही नहीं सकते। ठीक है, आज तेजी है, कभी मंदी भी आएगी। मंदी आ गई मतलब भाई कोई ताला नहीं लग गया इनके धंधे के ऊपर। ये चीज़ें जिसको प्रॉपरली समझ में आती है भाई, वही बाजार का असली खिलाड़ी है। ठीक है, अभी मार्केट अच्छा कर रहा है, टॉप पे है, आ जाएगा कभी मंदी तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल आना ही है। कितने लोग भाग जाएंगे आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एनीवेज, नेक्स्ट बात करेंगे IEX। इनके तो हम कह ही सकते बैंड बज ही चुकी है। ठीक है, कल की जो खबर भी हम लोगों ने देखी थी, CERC ने यहाँ पे कह ही दिया है, ठीक है, ग्रिड इंडिया को कि पायलट मोड तैयार कीजिए करके। अभी देख लेते, 2 महीने का ही समय इनके पास। अगर उस मोड में अगर देखा गया कपलिंग से रिलेटेड अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो ही एक होप है कि शायद से सरकार भी बोल दे कि चलो नहीं कर लेते। वैसे तो ऑलरेडी स्टेक होल्डर बोल चुके हैं 70% से ज़्यादा, जब वोटिंग ली गई थी कि मार्केट कपलिंग यहाँ पे नहीं होना चाहिए करके, हमारा मार्केट इतना भी कोई बड़ा नहीं है। बट फिर भी सरकार बोल ही रहे थे, RK सिंह जी बोल ही रहे थे नहीं हम तो कपलिंग करके ही रहेंगे। सो ये 2 महीने का ट्रायल पीरियड में अगर रिजल्ट फेवरेबल नहीं आए, देन माइट भी हम कह सकते हैं कि शायद से कुछ चमत्कार हो जाए एंड सरकार बोल दे कि चलो मार्केट कपलिंग नहीं करते करके। अगर रिजल्ट अच्छा आया देन डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं IEX का जो मोनोपोली है वो हमारे हाथों के सामने से हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।